अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माशी मसाइल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट तारिक खान जावेद। माशी मसाइल में हमने मुख्तलिफ माशी मसाइल को डिस्कस किया है। अब तक हमारे 70 एपिसोड्स हो चुके हैं। इसमें हमने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को दावत दी और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को हमने आइडेंटिफाई किया और उनके सॉल्यूशंस को भी हमने बताने की कोशिश की है। अक्सर प्रॉब्लम्स को हमने ये पाया है कि पाकिस्तान में कोई फंडामेंटल इकनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है। इसकी इकनॉमिक वायबिलिटी आज से 250 साल पहले भी सबसे अच्छी थी। ये इस पूरे खित्ते का बल्कि पूरे दुनिया का सेकंड रिचेस्ट और बिगेस्ट इकॉनमी होता था ये इंडिया पाकिस्तान। आइंदा भी हमें ये नज़र आता है कि जिस तरह चाइना आज सेकंड बिगेस्ट इकॉनमी बन के फिर से उभर गया, जबकि 48 में उसकी पोजीशन दुनिया में कहीं पे भी नहीं थी, क्योंकि इतनी एक्सप्लॉयटेशन हुई कॉलोनियल दौर में कि दुनिया का अमीर तरीन मुल्क शायद दुनिया का गरीब तरीन मुल्क बन गया था। वही हाल इंडिया पाकिस्तान का हुआ कि ये रीजन जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी थी, जहां हर 100 में से 30 चीज़ें इंडिया पाकिस्तान में बना करती थी, उसकी शेयर इन वर्ल्ड इकॉनमी 1947 तक आते आते 3% हो गई। अब हम लोग ने बढ़ के थोड़ी बहुत 5-6% पे पहुंचने की कोशिश की है, लेकिन पोटेंशियल क्यों थी 30%? क्यों चाइना नंबर 1 था, क्यों इंडिया नंबर 2 था? उसके कोई बेसिक रीजंस हैं। इस रीजन में अल्लाह ने वो चीज़ें दी हैं जो दूसरे इलाकों में नहीं दी हैं, और उस बेसिस पे हम ये समझते हैं कि ये रीजन फिर से इकनॉमिक सुपर पावर बनेगा, बहुत प्रॉस्परस इलाका बनेगा। कुछ चीज़ें हमें करनी है, हमने उसको आइडेंटिफाई किया है, मगर सवाल ये है कि ये तब्दीली कैसे आएगी, ये गुर्बत हमारी कैसे दूर होगी। उसके लिए हम मेरे जैसे होस्ट या मैं 10 किताबें लिख दूं, 50 आर्टिकल लिख दूं, उससे कुछ नहीं होने वाला। होगा तो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू होगा, पॉलिटिकल मूवमेंट के थ्रू होगा। हमने देखा ईरान में एक बड़ी तब्दीली आ गई, इमाम खुमैनी के गाइडेंस में जो रिवोल्यूशन आई, वहाँ इकनॉमिक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ज़मीनें बराबरी से बढ़ गई, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ तकरीबन हो गया। आज वो सोसाइटी बड़ी पीसफुल हो गई है। पाकिस्तान में बहुत सारे पॉलिटिकल फोर्सेस हैं जिन पे हम नज़र डालते हैं। उसमें एक फोर्स जमात इस्लामी की है, जो मौलाना आला मौदूदी साहब ने फॉर्म की थी बहुत साल पहले, जिसका ये विज़न ये था कि एक फलाही मुल्क बने, एक खुशहाल मुल्क बने, एक ऐसा मुल्क बने पाकिस्तान जहां लोग बराबरी से रहें, जहां अमन हो, जहां इंसाफ हो। आज जमात इस्लामी के एक बहुत ही अहम रहनुमा को मैंने तकलीफ़ दी है और वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए मैं उनका तारुफ़ कराता हूँ। मिराजुल हुदा सिद्दीकी साहब, डॉक्टर मिराजुल हुदा सिद्दीकी साहब नायब अमीर हैं जमात इस्लामी के सिंध के, एक मेजर पिलर माने जाते हैं जमात इस्लामी के इस वक्त। इनकी टॉक्स आपने सुनी होगी रिलीजियस बेसिस टॉपिक्स पे भी और दूसरे टॉपिक्स पे भी। डॉक्टर साहब, हम और आप जिस पाकिस्तान में इस वक्त रह रहे हैं वो बड़ी तकलीफ़ से गुजर रहा है। 5 करोड़ लोगों को यहाँ पेट भर के खाना नहीं मिल रहा। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा इकनॉमिक डिप्राइवेशन है। इन सूरत में आप लोग की इस मौलाना मौदूदी साहब ने तो आपकी पार्टी फॉर्म की थी, उनका एक विज़न था। अब आप लोगों के पास ये पार्टी है। आप लोग क्या कैसे इस सिचुएशन को देखते हैं और किस तरह से मुल्क को फलाह की तरफ ले जाने का प्लान बनाते हैं प्रैक्टिकल बेसिस पे? ख्यालात तो अपनी जगह पे हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। मेरी खुशनसीबी है कि आप मेरे साथ बैठे। ये मेरी खुशनसीबी है कि इस अहम मौजू के ऊपर आज इज़हार ख़याल की आपने दावत दी है। और जमात इस्लामी जिस तरह इस मुल्क को देखती है, पाकिस्तान रूए ज़मीन पर अल्लाह की नेमत है। बिल्कुल है। ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के एतबार से देखें, ख़ित्ते ज़मीन के एतबार से देखें, इसकी मादनियात के एतबार से देखें, इसकी ज़राअत के एतबार से देखें, इसके दरियाओं के एतबार से देखें, धूप के एतबार से देखें, धूप देखें, रोशनी। पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन मुल्क है। बिल्कुल सही। लेकिन मुझे बड़े अफसोस और दुख के साथ कहना ये पड़ता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के बाद पाकिस्तान को वो क़यादत नहीं मिल सकी जो इस पाकिस्तान को मुआशी तौर पर, समाजी तौर पर और सियासी तौर पर दीगर हवालों से ताकतवर बनाती, मजबूत बनाती। हम एक ऐसे लीडर की तलाश में तो रहे, लेकिन हमने बहुत धोखे खाए हैं। और आज पाकिस्तान जिस कठिन सूरत हाल से गुज़र रहा है, जिस मुश्किल सूरत हाल से गुज़र रहा है, जिसका तज़किरा आपने किया है,
कि कभी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट की कोई रिपोर्ट आती है तो पाकिस्तान का नंबर 170 मुल्कों में से कोई 150वां होता है। अगर कोई दुनिया के अंदर गल्ले की खपत के बारे में बात होती है तो कहा जाता है कि पाकिस्तान में गल्ले की खपत कम हो रही है, आबादी बढ़ रही है। और पाकिस्तान के अंदर ये कैफियत आज मौजूद है कि अगर आप देखते हैं तो करप्शन के अंदर हम हर साल एक नया नंबर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बदहाली के अंदर हम एक नया नंबर ले लेते हैं। ख़ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि आज बहुत सारे लोग पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत करार दिलवाना चाहते हैं, लेकिन नाकाम करार दिलवाने के लिए पाकिस्तान के अंदर वो लोग के जो इक़्तिदार के अंदर मौजूद हैं, वो जो हुक्मरान हैं, वो जिनके हाथ में इख्तियार है, मैं समझता हूँ कि बैरूनी क़ुव्वतों से ज़्यादा अंदरूनी अनासर इसके अंदर ज़्यादा काम कर रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की है कि पाकिस्तान का ये ज़बरदस्त पोटेंशियल, और हकीकत ये है कि इसको दुनिया के अंदर तरक्की करनी चाहिए, लेकिन इस वक्त हम सर एक जो मैंने हिस्टोरिकल बात बताई जो कि बिल्कुल फैक्ट पे मबनी है, ये किताब पढ़ी है यहाँ पे, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। चलिए मेरी बात आप ना माने, मेरे पास इकनॉमिक हिस्ट्री की बहुत किताबें हैं जिससे मैं साबित कर सकता हूँ कि 24 से लेके 30% वर्ल्ड इकॉनमी इंडिया पाकिस्तान में हुआ करती थी। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई, अंग्रेज़ों का अमल दखल शुरू हुआ। उससे पहले की सिचुएशन है, इंडिया 100% खुद कफील फूड प्रोडक्शन में, 100% खुद कफील कपड़े बनाने में। सेकंड बिगेस्ट कंजम्पशन इंसान की क्या है? खाने के बाद कपड़े ही हैं। घरों में खटिया होती थी, घर की लड़कियां और औरतें शाम को बैठ के कोई धागा बनाता था, कोई कपड़ा बनाता था। 1/3 आमदनी अपने फैमिली का वो कमा लिया करती थी। मर्द हजरात जो थे जिनको गवर्नमेंट के जॉब्स मिल जाती थी वो अच्छा खासा वो ले आते थे। कुछ ख़ानदान में अगर 6 लोग होते थे तो 2 आदमी गवर्नमेंट में लग गया, 2 आदमी ज़रात में लग गया, जो घर के खेत। बड़ी कंफर्टेबल लाइफ थी। टेक्सटाइल की इतनी बड़ी हमारी सनत थी कि हम अफ्रीका को भी एक्सपोर्ट करते थे और हम फार ईस्ट को भी एक्सपोर्ट करते थे। बाकी भी इंडस्ट्रीज़ थी, ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा निज़ाम था, बैंकिंग का बड़ा निज़ाम था। भोजराज वगैरह जैसे बिजनेसमैन करोड़ों अरबों रुपए आपको कलकत्ता से उठा के बंगाल पंजाब से उठा के मद्रास मिनटों में भेज दिया करते थे एक चीट पे। एक पूरा एक निज़ाम था, तभी तो इतनी बड़ी इकोनॉमी थी, दुनिया की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी। कोई ऐसी तो सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी नहीं बन जाता ना, कोई उसकी बेसिस होती है। यहाँ पे पॉपुलेशन थी, यहाँ पे सब कुछ था। वही इकोनॉमी घटते घटते 3% पे क्यों आ गई? हमारी एस्टिमेट है कि 8,000 बिलियन अंग्रेज़ यहाँ से कमा के ले गया। आप ये देख लीजिए कि इंग्लैंड जब आया था तो उसकी क्या पोजीशन थी और अब क्या पोजीशन है। ये दौलत आई कहाँ से? हॉलैंड इतना अमीर कैसे बन गया? जब तक उसने इंडोनेशिया पे कब्जा नहीं किया, वहाँ से इतनी बड़ी रकम लूट के नहीं ले गया। हॉलैंड की क्या पोजीशन थी? मैं डच बैंक के साथ काम करता रहा एक ज़माने तक। आप 16वीं सदी की 17वीं सदी की वहाँ की पेंटिंग्स आप देख लें तो आपको पता चलेगा कि किस किस्म की गुर्बत वहाँ हुआ करती थी। इंग्लैंड की भी आप देख लें, पुरानी किताबें पढ़। तो ये खित्ता बहुत अमीर था, लेकिन ये लूट मार की वजह से इस पोजीशन में पहुंचा। और अनफॉर्चुनेटली आज भी ये लूट मार ख़त्म नहीं हुई है। मैं बैंक कर रहा हूँ सर, मुझे ये पता है कि दुनिया में 2 मुल्क हैं जिनके पास जिनके लोगों के सबसे बड़ी डिपॉजिट इस वक्त स्विट्ज़रलैंड एंड दूसरे ऑफशोर बैंक से पड़ी हुई है। सबसे बड़ी है इंडिया 1,500 बिलियन, उसके बाद है पाकिस्तान 200 से लेकर 500 बिलियन की एस्टिमेट है। और ये डिपॉजिट बढ़ रहा है क्योंकि ये जो भी आप जो करप्शन का जिक्र किया वो सब ट्रांसफॉर्म होता है इनटू डिपॉजिट्स इन डॉलर्स जो दुनिया भर में जमा हो रहे हैं। इस पैटर्न को रोकने की ज़रूरत है, इस पैटर्न को आपको तोड़ने की ज़रूरत है कि करप्शन टूटे, ये जो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज हो रहे हैं वो उसको रोका जाए, ये मुल्क ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल। मैं इस सिलसिले में ये बात अर्ज़ करूँगा कि इस वक्त ये सूरत हाल है कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातें जो मुल्क के अंदर काम कर रही हैं वो कुछ मुआशी नारे ज़रूर दिया करती हैं, लेकिन अमलन जब इक़्तिदार में आती हैं तो आवाम को भूल जाती हैं, महंगाई बढ़ाती हैं, करप्शन, कैबिनेट बढ़ रहा है, अपने गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, एक के पीछे 20-20 गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, तिजोरियों के अंदर इजाफा होता रहता है, उनके महलों के अंदर इजाफा होता रहता है। और पाकिस्तान के अवाम की आज ये कैफियत है कि माँ अपने 4 बच्चों के साथ रेल की पटड़ी पर जाकर बैठ जाती है और उनमें से एक बच्ची ट्रेन को आते देखकर खौफजदा होकर भागने की कोशिश करती है तो मजबूती से उसको पकड़ लेती है।
ये कौन सी कहानी? ये मेरे उस देश की कहानी है कि जहाँ के दरिया बहते हैं, जहाँ का किसान मेहनत करता है और ज़मीन सोना उगलती है। ये पाकिस्तान के अंदर जो कैफियत बनी हुई है कि गरीब गरीब से गरीब तर और अमीर अमीर से अमीर तर। आपने बहुत दुरुस्त बात कही है। 1750 से लेकर 1947 तक 200 साल तकरीबन ये मुसलसल लूटमार गुलामी का दौर है। एक ऐसी गुलामी के जिसके अंदर एक साम्राज्य मौजूद था, लेकिन वो साम्राज्य अगर यहाँ से गया है तो मुझे ये बात कहने की इजाज़त दीजिए कि हकीकत तो ये है कि हम आज तक किसी न किसी तरीके से गुलाम हैं। बिल्कुल है, आज़ाद नहीं हो सके, नहीं हो पाए। और मैं ये बात कहना चाहूँगा, आपने करप्शन की बात की। अब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है। यानी सब लोग ये बात जानते हैं कि अगर पाकिस्तान का कुल बजट खसारा जो है वो 20% का अंदाज़ा लगाया जाता है, तो पाकिस्तान के अंदर 25% करप्शन हो जाती है। 500 अरब रुपए से ज़ायद की पाकिस्तान में हर साल करप्शन हो रही है। और ये सारी कहानियाँ आप सुन रहे हैं कि जनाब 1970 से लेकर आज तक जितने लोगों के कर्जे माफ़ किए गए, उनके नाम भी आ रहे हैं, उनकी तफसीलात भी आ रही हैं, और वो सारे के सारे लोग, उनमें से गरीब आदमी कोई नहीं है। आज वो खरबपति हैं, आज वो अरबपति हैं, आज वो कौम की दौलत को लूट कर कौम के अंदर बाइख्तियार हैं। और अगर आप देखें तो इससे पहले कंपटीशन कमीशन ने एक बड़ा पाकिस्तान के अंदर काम किया है। उसने बताया कि जनाब चीनी का एक कार्टेल बना हुआ है, वो कार्टेल जो है सीमेंट का कर रहा है, सीमेंट का कार्टेल बना, उसने अमाउंट्स बताए, उन्हीं के डेटाबेस से बताया, बिल्कुल अपनी तरफ से नहीं। लेकिन उसके अंदर बड़ी अहम बात यह कि अगर आप देखें तो ये गंदम का बहरान, ये चीनी का बहरान, ये सीमेंट का बहरान कौन पैदा करता है? उन्होंने नाम भी बताया। हाँ। नैब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो नाम दिए, उन सारे नामों को आप देखें तो वो सारे के सारे वो लोग हैं जो पाकिस्तान की सियासी क़यादतों के ऊपर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। और मुझे बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर इस सारी लिस्ट को पढ़कर आप पार्लियामेंट की जानिब नज़र लौड़ाएं तो लगता है कि चोरों का अड्डा है जो बैठा हुआ। और मैं आपसे ये बात कहूं कि पाकिस्तान के अंदर कोई तरक्की उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक के ईमानदार, दयानतदार हुक्मरान यहाँ पर मौजूद ना हो, जिनकी विल मौजूद ना हो कि करप्शन को कम करेंगे, जिनकी अपनी वो जो होती ना कि बेइंतहा ख्वाहिश और हवस दौलत की ना हो उनके अंदर। जी बिल्कुल। अव्वलन तो खुद अपने सादा जिंदगी तर्ज इख्तियार करें, अपनी दौलत, अपने ख़ानदान को सादा तर्ज जिंदगी इख्तियार करने पे माइल करें, और मैं ताकि उनको ज़रूरत भी नहीं होगी इतनी ज़्यादा दौलत की। मैं ये बात अर्ज़ करूँगा कि 1932 में हिंदुस्तान में कांग्रेस की हुकूमत बनी। कांग्रेस की हुकूमत से खिताब करते हुए गांधी ने कुछ जुमले कहे जो आज भी तारीख़ का हिस्सा हैं। उसने कहा कि मेरे पास मेरी तारीख़ की रोशन मिसालें नहीं हैं आपको देने के लिए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर हुक्मरानी का रवैया इख्तियार करना है तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो बहुत बड़ी सल्तनतों के हुक्मरान थे लेकिन फ़कीरों की ज़िंदगी गुजारी। मुझे ज़रा ये बात कह लेने दीजिए कि आज पाकिस्तान के हुक्मरानों का रवैया ये है कि वो अगर किसी अमेरिका के दौरे पे जाते हैं तो कई 100 लोग उनके साथ हुआ करते हैं। यानी पाकिस्तान की वफाकी काबीना का खर्चा पंजाब के हेल्थ बजट से ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर आज ये सूरत हाल है कि एक वज़ीर आज़म हाउस तकरीबन 500 मुलाजमीन वहाँ पर काम करते हैं। वाइट हाउस में इतने नहीं करते, इंग्लैंड में, बरतानिया में इतने नहीं करते, हिंदुस्तान में इतने नहीं करते। हमारे यहाँ जो शाही अखराजात हुक्मरान कर रहे हैं और जिस तरीके से अवाम के पैसे को बेदर्दी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं ज़रा ये मिसाल भी आपके सामने देना चाहूँगा। जमात इस्लामी के पास एक पूरा इकोनॉमिक मैनिफेस्टो भी है, और जमात इस्लामी एक ऐसी सियासी जमात है कि जिसने इस सिलसिले में मिसालें पेश की हैं। मैं भी चंद मिसालें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। शहर कराची में जमात इस्लामी ने अब्दुल सत्तार अफ़गानी को कराची का मेयर बनाया। अब्दुल सत्तार अफ़गानी कराची की तारीख़ में वाहिद आदमी हैं जो 2 मरतबा शहर कराची के मेयर मुंतखब हुए। अब्दुल सत्तार अफ़गानी मेयर मुंतखब होने से पहले लियारी के 60 गज़ के जिस फ्लैट में रहते थे वो मेयर
शिप से हटने के बाद भी लियारी के उसी 60 गज के फ्लैट में रहते थे और उसी 60 गज के फ्लैट में उनका इंतकाल हुआ। पूरे शहर के अंदर उन्होंने अरबों रुपए के जमीन अपने नाम अलॉट नहीं करवाई, किसी भी चीज़ के ऊपर कब्जा नहीं किया, कोई चीज़ उनकी जेब के अंदर मौजूद नहीं थी। और जमात इस्लामी ने उन्हें पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी, मालदार लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी जो डिफेंस सोसाइटी और क्लिफ्टन पर मुश्तमिल है, वहाँ से उनको मुंतखब करवाया। लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ है, उन्होंने ज़िंदगी दरवेशों के साथ गुजारी इसी तरीके से। सर इसी में एक थोड़ी सी अभी एक किताब मैंने पढ़ी है, द रेन ऑफ द आयतुल्लाहs, ईरान के बारे में। इस पर लिखा हुआ है कि आयतुल्लाह खुमैनी जो इतने बड़े आलिम थे और इतने बड़े रिवोल्यूशन के वो बने, वो कुम में अपने उसी हुजरे में रहे थ्रू आउट रेवोल्यूशन, जो एक छोटा सा कमरा था। और उनकी सुनते हैं कि सिर्फ एक छोटा सा टीन का बक्स था उनके पास, जो पेरिस से लेके आए थे, उसी में उनका गुजारा हुआ। और इंतकाल के वक्त उसमें कुछ भी नहीं था सवाए कुछ कपड़ों के, और कुछ कोई दौलत नहीं छोड़ी, ना कभी हासिल की। जी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने कुम के अंदर वो मकान देखा है। अच्छा। आयतुल्लाह खुमैनी ने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। जब वो ईरान वापस आए, ईरान के पास पैसे की कमी नहीं थी, लोगों ने उनके लिए बहुत बड़े बंगले की बात की, लेकिन पड़े हुए थे किराए के वो मकान भी उनका जाती नहीं था, किराए का था। वो किराए का मकान था, जो बमुश्किल 2 कमरों का एक फ्लैट है, मैंने वो देखा है। और इस वक्त भी न सिर्फ ये कि आयतुल्लाह खुमैनी, बल्कि आज भी ईरान का सदर जब अपने बेटे का वलीमा करता है तो चंद 100 लोग जिनको ज़मीन के ऊपर बिठा के खाना खिला देता है उसके, जबकि हमारे हुक्मरानों के बेटों के वलीमे कभी दुबई में हुआ करते हैं, कभी बरतानिया में हुआ करते हैं, और ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, अरबों रुपए खर्च हुआ करते हैं। और मैंने भी आज के ईरान के सदर के साथ बैठ के बिल्कुल इसी टेबल की तरह सादगी के साथ खाना खाया है। सादगी, करप्शन से पाक जिंदगी। आज उसके ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम मौजूद नहीं है। वो अपनी कौम को तरक्की भी दे रहा है, वहाँ पर तालीम भी बढ़ रही है, वहाँ रिसर्च है। यानी ये हैरान कुन बात है कि ईरान को पीछे रखने की कोशिश की गई, ईरान इराक जंग के अंदर उसको इन्वॉल्व। अच्छा, वहाँ जो कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए उसको यहाँ बहुत छुपाया जाता है, उसको बताने की कोशिश नहीं की जाती है। देखिए एक अजीब बात यह है, हालांकि इतना करीब मुल्क है। नहीं, पहली बात तो यह है कि ईरान हमारा बहुत पुराना जिगरी दोस्त है। 1965 की जंग में उसने जिस तरह हमारा साथ दिया, 1971 की जंग में जिस तरह उसने हमारा साथ दिया, ईरानियों से हमारे बड़े गहरे रिश्ते हैं। हमारी ज़बान उर्दू और फ़ारसी एक दूसरे से बहुत करीब हैं। और हमारे जितने बड़े शुअरा हैं, चाहे वो गालिब हों चाहे वो इकबाल हों, उन सब ने फ़ारसी में शायरी की है। लेकिन जब 1979 में इनकलाब ईरान के बाद अमेरिका की वो बालादस्ती वहाँ पर टूटी है, तो पाकिस्तान जो आज भी उसी अमेरिकन अलायंस से अलग शुमार होता है। यही वजह है कि ना ईरान से हमारी साल भर की तिजारत $1 बिलियन भी नहीं है। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा हो सकती है। हम बहुत सारी चीज़ें ईरान को भेज सकते हैं, ईरान से बहुत सारी चीज़ें ख़रीद सकते हैं, वो हमारे साथ ताउन करने के लिए तैयार है। मुझे तो हैरत है कि पाकिस्तान बिजली की कमी की वजह से सारा मुल्क अंधेरों के अंदर डूबा हुआ है, और ईरान ने इंतहाई सस्ती बिजली देने के लिए पाकिस्तान को पेशकश की है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान सस्ती बिजली नहीं लेना चाहते, इसलिए रेंटल पावर चाहिए। अमेरिका बहादुर की नज़र आ रही है। और वही वो इसी तरह वो गैस पाइपलाइन भी देखिए रुक गया तकरीबन इसी वजह से कि अमेरिका को पसंद नहीं आई बात। अमेरिका ने हिंदुस्तान को इशारा किया और उसको रोक दिया, तो वो ईरान से जो गैस पाकिस्तान के अंदर आ सकती थी, ईरान देने के लिए तैयार बैठा है, हम लेने के लिए हमें ट्रांजिट के पैसे मिल जाते, इंडिया को बेचे हमें क्या। नहीं, अगर पाकिस्तान के अंदर भी ये गैस आती बिल्कुल, तो पाकिस्तान को भी इसका बड़ा फ़ायदा होता। ईरान तेल भी देने के लिए तैयार है, गैस भी देने के लिए तैयार है, गंदुम में भी खुद कफील है, पाकिस्तान को गंदुम भी दे सकता है। लेकिन आज ये कैफियत है कि हम बहुत सारी चीज़ें उन्हें दे सकते हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। घूम फिर के तो वही बात आ गई कि जैसे हमने ब्रिटिश महकूमियत की बात की, जिसमें हमको ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, दुनिया के तमाम इकोनॉमिस्ट से मुत्तफिक है कि एक ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ यहाँ से हुई, जिसकी वजह से यहाँ गुर्बत आई। वो कैफियत अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। जब तक आप इंडिपेंडेंट फुल्ली नहीं होंगे, अब आप अपनी पॉलिसी, इकनॉमिक पॉलिसीज ही फ्रीली आप नहीं बना सकते। गैस लेना चाह रहे हैं नहीं ले सकते, वहाँ से गेहूँ लेना चाह रहे हैं नहीं ले सकते।
तो ये गुर्बत और ये प्रॉब्लम तो यहाँ की ख़त्म होगी नहीं। अव्वल चीज़ तो ये है कि आप कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट इकनॉमी, हर पॉलिसी आपकी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर आपको किसी वॉर में शामिल होना है तो हो, नहीं होना ना हो। जिस पार्टी को आपको सपोर्ट करने को दिल चाहे करें, चाहे वो सुएज़ कैनाल का क्राइसिस हो। क्या सुएज़ कैनाल में क्या एक आम पाकिस्तानी ये सोच भी सकता है कि वो वेस्ट का साथ देगा और जमाल नासिर का साथ नहीं देगा? ये एक इम्पॉसिबल सी बात है। एक मुसलमान मुल्क का लीडर जो अपने वसाइल पे कब्ज़ा करना चाह रहा है, उसको हम सपोर्ट ना करें और वेस्ट को सपोर्ट करें बिकॉज वी आर अंडर देयर इन्फ्लुएंस। ये तो होता रहा, हमारी फॉरेन पॉलिसी कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल रही है उनके। जी डॉक्टर साहब थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ा। नाज़रीन, हम लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।